नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं देश में वैक्सीन का पूरा मीटर। क्या आखिर इस वक्त देश में वैक्सीन सही से लग पा रही है? 18 प्लस के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरह से प्रक्रिया चल रही है, वो हम आपको एक एक जानकारी देंगे। दरअसल देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और आज भी देश भर में 3,68,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 3400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोरोना से हाहाकार के बीच देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी है, साथ ही बेड की भी भारी किल्लत लगातार बनी हुई है। दिल्ली के भी कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वायरल मैसेज की वजह से इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, जरा आपको दिखाते हैं। अस्पताल दर अस्पताल भटकते मरीज, कहीं ऑक्सीजन के लिए तो कहीं बेड के लिए, और उस पर से कुछ वायरल मैसेजेस और भी लोगों को परेशान कर देती हैं। ऐसे वायरल मैसेज जिसमें ये कहा जाता है कि CWG सेंटर जो है कोविड सेंटर, वहाँ बेड्स अवेलेबल है, फिर भी डॉक्टर्स बेड नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई सेंटर्स को लेकर भी वायरल हो रही हैं खबरें। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रजत जैन हैं जो कि प्रेसिडेंट है पूरे सेंटर्स के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या स्थिति है और ये जो लगातार वायरल हो रही है खबरें जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं, क्या है वो मामला? सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या है वजह? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतनी प्रॉब्लम के बाद भी लोगों को इस तरीके के मैसेज फैलाने में मज़ा आ रहा है। मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो दिल्ली सरकार की मदद से डॉक्टर्स फॉर यू NGO ने ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि 10 मरीज और एडमिट कर लें और जो 150 मरीज दाखिल है उनकी जान को खतरा बन जाए। तो जितनी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ एडमिशन लेते हैं। अभी आज की डेट में शहनाई बैंक्वेट हॉल में मेरे पास लगभग 70 के आसपास मरीज दाखिल है और वही मेरी कैपेसिटी है। कॉमनवेल्थ विलेज में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेड 500 हैं, मगर मेरे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी 150 बेड पर है। इनको ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बेड्स होने के बावजूद नहीं दे पा रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे वो लोग? यही समझा रहा हूँ। ये कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ भ्रम फैलाना होता है ना, उनको इन चीज़ों से मज़ा आता है। उनको ये नहीं समझ आ रहा है लोगों की जान पर बन सकती है। डॉक्टर के खुद शब्दों में आपने समझा कि देखिए, ट्रीटमेंट करें तो कैसे, जब आपके पास सांस लेने की जो ज़रूरत है ऑक्सीजन वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ट्रीटिंग डॉक्टर्स या जो ट्रीटिंग या एक तरीके से कहूँ कि जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी डॉक्टर्स देख रहे हैं वो किस तरीके से चलाएंगे, उनके लिए समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। फिर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको जल्द से जल्द खत्म करें। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं और वैक्सीनेशन को लेकर के क्या प्रक्रिया चल रही है और ऑक्सीजन और बेड्स की कितनी किल्लत है, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दीपक दुबे, इसके अलावा दिल्ली से मेरे साथ पल्लवी झा मौजूद हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, मुंबई में क्या स्थिति है? क्योंकि एक तरफ वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है और वहीं दूसरी तरफ संक्रमण के बेतहाशा मामले, ये दोनों ही अपने आप में चिंता पैदा करने वाले। आज ही वैक्सीन की मुंबई में काफ़ी किल्लत देखी जा रही है। महज 18 प्लस से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों के लिए मात्र अगर बात की जाए एक सेंटर में तो 500 डोजेस लग रही हैं और पूरे मुंबई में 5 सेंटर में कुल मिलाकर 2500 डोजेस ही लगेगी। और ऐसे में आने वाले समय में वैक्सीन कब आएगी ये चिंता का विषय तमाम सेंटर्स के डीन के लिए, डॉक्टर्स के लिए अभी भी बना हुआ है। क्योंकि कुल डोजेस अगर बात की जाए तो 20,000 डोजेस मिली हैं और ये 3 दिनों से लगातार ये प्रक्रिया इसी तरह से जारी है। वहीं 45 साल के उम्र के ऊपर से लोगों के लिए भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि उनके वैक्सीन मुंबई में उपलब्ध ही नहीं है। लोगों को, सीनियर सिटीजन को वैक्सीन नहीं लग पा रही है और भारी मात्रा में आज मुंबई के अलग अलग सेंटर्स में सीनियर सिटीजन या 45 के उम्र से ऊपर के लोग तमाम पहुंच रहे हैं, जिनको मैसेज BMC की तरफ से ही प्राप्त हुआ है, लेकिन वैक्सीन ना होने की वजह से उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई। ऐसे में कई बार
अलग अलग सेंटर्स पर झड़प होते हुए ही रही है। यहाँ तक कि बीकेसी में हमारे सामने भी जो प्रशासन के लोग हैं उनसे सीनियर सिटीजन भिड़ जाते हैं कि हमें अगर मैसेज आया तो वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है। दूसरी डोज को लेकर लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर है या 85 साल किसी की माँ है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिली है। तो स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि तकरीबन जो हमारे एक बड़े डॉक्टर से बात हुई है बीएमसी के, उनका कहना है कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त वैक्सीन मिलने में लग सकता है। लेकिन कब मिलेगा? दीपक, सरकारी स्तर पर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि राज्य सरकार तो लगातार वैक्सीन की कमी की बात करती रही है, लगातार ये कह रही कि और ज्यादा वैक्सीन दी जाए, और उसी बीच 18+ के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार से कितनी डोज आने वाली हैं? जितने ऑर्डर्स दिए गए हैं सीधे राज्य सरकार की तरफ से, वो कब तक मिल सकते हैं? जी, राज्य सरकार का कहना है कि हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, लगातार उनसे मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में इस वक्त वैक्सीन की काफी जरूरत है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से आने वाले समय के जो डोजेज है उसके लिए कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर मुंबई और महाराष्ट्र को कितनी वैक्सीन और मिलनी है, क्योंकि जो 1 मई से जो ड्राइव की स्टार्ट हुई थी जिसमें 18+ से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन देनी थी, तो 20,000 डोजेज मुंबई को मिली हुई थी सरकार, महाराष्ट्र सरकार के जरिए। ये अपने आप में विडंबना ही है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि वैक्सीन लगवाई जाए, वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जाए, उस वक्त ही सबसे ज्यादा कमी से इस वक्त देश वैक्सीन के जूझ रहा है। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। बाकी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा यूपी का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ में आज वैक्सीनेशन चल रहा है और टीकाकरण के लिए सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई साफ तौर पर देखी जा रही हैं। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की स्थिति पर यह रिपोर्ट भेजी है। मैं राजधानी लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के लिए यहां पर आए हुए हैं। हालांकि नंबर के हिसाब से सबको अंदर बुलाया जा रहा है और उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल। आपका नंबर आ गया? हाँ, हो गई, लग गई वैक्सीन, लग गई। कितना समय लगा? हम यहाँ वेट किया है कम से कम 1.5 घंटा। हाँ, नंबर लाने के बाद पहले कल रजिस्टर करा दिया, फिर भी 1.5 घंटा यहाँ वेट करना पड़ रहा है। हाँ। और इतनी भीड़ है, फिर कोविड हो सकता है, वैक्सीन लगवाने आए, पता चला कोविड हो गया। तो बहुत ही बेकार फैसिलिटी है, सुधार की जरूरत है। क्या नाम है आपका? वैभव। आपको कितना समय लगा? वही सेम 1.5 घंटा, हम सब साथ में ही हैं। हाँ। 1.5 घंटा लग गया हम लोग खड़े मतलब, लेकिन हो सकता है नंबरिंग का जो सिस्टम है इनका बहुत स्लो है, तो अच्छा हो सकता है और ज्यादा। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? दीपेश। क्या स्थिति है यहाँ पर? सेम कंडीशन, साथ में ही है। तो हाँ, थोड़ा बेटर हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है थोड़ा सा। मतलब क्या सुधार की जरूरत है? नंबरिंग सिस्टम थोड़ा इंप्रूव हो सकता है बेसिकली, थोड़ा और फास्ट हो सकता है, थोड़ा तेज हो सकता है। तो ये लोग अनाउंस तो कर रहे हैं, अनाउंसमेंट आपके यहाँ तक ऑडिबल नहीं है। माइक नहीं है, माइक नहीं है, ऑडिबल नहीं है बिल्कुल भी। माइक होना चाहिए। ऑनलाइन आपको, ऑनलाइन जब रजिस्टर कर रहे हो तो नंबर भी दे दो। टाइम स्लॉट जब 10 से 12 बोला है तो कम लोग को बुलाओ ना, 10 से 12। वो वाली सही से कर नहीं रखा है इन्होंने। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो सही से कर सकते हैं कि 10 से 12 भाई 50 लोग को ही बुलाओ, या तो है पूरे दिन के स्लॉट है तो उस हिसाब से लोगों को बुलाना चाहिए। जेन्युइन शिकायत फिलहाल सामने आ रही है कि जो नंबरिंग सिस्टम है उसको और बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, अगर उसको भी ध्यान में रखा जाए तो शायद जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सकता है। तो अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के फिलहाल 7 जनपदों में चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल सुधार की और गुंजाइश है। ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि जब वो वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर जाते हैं तो न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें बल्कि अपना नंबर आने पर ही वैक्सीनेशन करवाएं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से बने भी हुए हैं। अशोक, पूरे प्रदेश में 9 ऐसी जगहें हैं जहां पर वैक्सीनेशन चल रही है और वहां पर भी वैक्सीन की बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉपर डोजेस नहीं है, लेकिन जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर भी क्या व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है?
देखिए, तमाम सारे वो जनपद यूपी के जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, वहां पर थोड़ी बहुत खामियां जरूर देखने को मिल रही हैं। जैसे आज सुबह जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं गया, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो डोजेस की बात आपने की, वो पर्याप्त मात्रा में फिलहाल सभी जो सेंटर्स है वहां पर उपलब्ध है, और जब नहीं रहती है तो ऑन डिमांड उसको तुरंत वहां पर पहुंचाया भी जाता है, जो स्टोरेज सेंटर है वहां से। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है। लोगों की तरफ से एक बात यह भी कही जा रही है कि जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वहां पर आते हैं तो एकाएक अचानक इतने ज्यादा लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है। अगर सबको रजिस्ट्रेशन के बाद नंबरिंग दिया जा रहा है, टोकन सिस्टम बुलाया जा रहा है, तो अगर कम कम लोगों को बुलाया जाए तो उनके वैक्सीनेशन में आसानी होगी और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका भी जा सकेगा। दूसरी अहम बात यह भी है कि आज जो टीम 9 की बैठक हुई है सऊद, उसमें एक अहम फैसला यह भी लिया गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री की जो टीम 9 है उसको सलाह देगी। यानी कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस पर एक अच्छी पहल इसको माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की पूरी एक टीम तैयार होगी, पूरा एक पैनल तैयार होगा जो टीम 9 को सलाह देगी कि आखिरकार कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से किस तरह से रोका जा सकता है। इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय थोड़ा देर हुआ है। मुझे लगता है कि टीम 9 या टीम 11 जो पहले रही है, उसमें ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी ऐसा विशेषज्ञ या फिर दूसरी टीम के जो जिनको कहा जाए कि वो जानकार हैं, उनको शामिल नहीं किया गया था। तो अब एक अलग से पैनल तैयार होगा और वो इन लोगों को ब्रीफ करेगा, जानकारी देगा कि आखिरकार जो संक्रमण है उसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। दूसरी, आज एक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भीड़ जहां पर ज्यादा इकट्ठा होती है, वहां पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार दौरा करेंगे, ताकि कम से कम भीड़ को एकत्रित होने से रोका जा सके। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो सरकार की तरफ से जानकारी साझा की गई है, उसमें बीते 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले समूचे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, और यह अच्छी बात नहीं है सऊद। लगातार आप देखिए कि 29,000, 30,000, इससे कम आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोरोना संक्रमण के केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि कम से कम अब नए सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञों का पैनल भी होगा, कई लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो इंतजाम की बात कही जाती है, जो आज बहुत सारे लोगों ने, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की बात हो, चाहे वो हम पंचायत चुनाव के नतीजों के वक्त भीड़ इकट्ठा होने की बात हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही हैं उसको जरूर देखना होगा, क्योंकि लगातार 30,000 के मामले सामने आ रहे हैं और यूपी सरकार के लिए यही चिंता का विषय है। अशोक, मैं आऊंगा आपके पास, अभी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच जरा गुजरात का हाल बता देते हैं, क्योंकि गुजरात के अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। हालांकि गुजरात में कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट्स मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी स्थिति बनी हुई है, कई अस्पताल मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कह रहे हैं, तो कई जगह अस्पतालों के गेट मरीजों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल मरीजों की कम संख्या की वजह से हालात ठीक हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। अहमदाबाद से देखिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की किल्लत ने कई राज्यों में परेशानियां खड़ी कर दी हैं। गुजरात भी उससे अछूता नहीं है। मैं इस समय 16 सिविल अस्पताल पर मौजूद हूं। ये जो 16 सिविल अस्पताल का गेट है, इस गेट को 2 दिनों तक बंद करने की नौबत आ गई थी, और वो नौबत इसलिए आई थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई थी। अस्पताल प्रशासन को लगा था कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन है और उसके बाद वो बाकी के पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, लिहाजा 2 दिनों तक इस गेट को बंद करके नए एडमिशन नहीं लिए गए थे। और उसके बाद में किसी तरह से जब ऑक्सीजन मैनेज हुआ तब ये गेट खोला गया है। मैं बता दूं कि यहाँ पर 325 कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, जिसमें कई पेशेंट्स जो है वेंटिलेटर पर हैं, बेड पर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। 19 टन की ज़रूरत है, 15 टन ऑक्सीजन मिल रहा है, और इस स्थिति में जब बहुत ज़्यादा बेड की ज़रूरत है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, इस अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए बेड की संख्या ही कम कर दी है, और इसलिए अब ये 15 टन ऑक्सीजन में जितने बेड ऑपरेट कर सकते थे उतने ही बेड ऑपरेट कर रहे हैं, और इस तरह से स्थिति को मैनेज किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कमी दिखाई ना दे। लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, बेड घटाने पड़े हैं, और इस तरह से स्थिति को मैनेज किया जा रहा है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो गुजरात से आपने भूपेंद्र की ये रिपोर्ट देखी। भूपेंद्र के पास सीधा चलेंगे भी, वहां के हालात जानेंगे, लेकिन इस बीच बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया। उन्होंने ऐलान किया है पत्रकारों के लिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में सभी पत्रकार कोरोना वॉरियर हैं और सभी पत्रकारों को टीका लगाया जाएगा। अभी तक जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही थी मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पत्रकार कोरोना वॉरियर, उसके बाद बंगाल में अब ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है। मनोज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, इसको किस तरह से देखा जाए? बीते दिनों में लगातार जो पत्रकार हैं वो विधानसभा चुनाव की कवरेज में मैदान पर रहे हैं
और अब उन्हें एक तरीके से ममता ने यह गिफ्ट दिया है। जी मनोज, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने यह बड़ा ऐलान किया है, पत्रकारों को टीका लगाने की बात की है, सभी पत्रकारों की, यानी कि उनकी उम्र को नहीं देखा जाएगा और यह नहीं देखा जाएगा कि उनकी उम्र क्या है। पत्रकार हैं तो उन्हें टीका लगाया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि सभी पत्रकार कोरोना वॉरियर हैं और सभी पत्रकारों को टीका लगेगा। कल ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और टीएमसी ने भारी बहुमत हासिल किया। हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। चलिए एक बार फिर से हम जल्दी से रुख करते हैं गुजरात का। इससे पहले हमने आपको गुजरात की रिपोर्ट दिखाई। मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह गुजरात से मेरे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, लगातार कई प्लांट्स ऑपरेटेड है, वहां पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, बावजूद इसके ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जा रही है कि कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही? देखिए, ऑक्सीजन की कमी की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर अलॉटमेंट किया है वो 1000 टन का है और यहाँ की डिमांड है 1200 टन की। तो उसी को लेकर यहाँ पर असमंजस बना हुआ है और फिलहाल 1000 टन अलॉट किया गया है, लेकिन जो मिल रहा है वो 900 टन है। तो 300 टन की लगातार जो है वो आपूर्ति कम यहाँ पर मिल रही है। और उसके अलावा कई बार ऐसा हो रहा है कि जो सप्लाई है उसको मिलने में भी देरी हो रही है। गुजरात सरकार ने जो हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक वो 55,253 बेड जो है वो पूरे राज्य में ऑपरेट कर रही है। ऑक्सीजन बेड की मैं बात कर रहा हूँ और इनकी सप्लाई जो है वो करीबन 1000 टन होनी चाहिए, लेकिन वो भी पूरी नहीं मिल पा रही। हालांकि गुजरात ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कई जगह पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो सप्लाई अन्य राज्यों को भी दी जा रही है। उसके चलते कहीं ना कहीं उसमें खामियाजा गुजरात को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जो राज्य सरकार ने तय किया है कि जितने भी 22 जिले हैं उनमें जो भी सरकारी अस्पताल है तमाम जगहों पर उनके जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट होते हैं वो तमाम जगह पर लगाए जाएंगे। यहाँ के कुछ अस्पतालों में वो प्लांट लगे भी हैं, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर इस तरह के प्लांट नहीं है, जो सप्लाई पर निर्भर करते हैं। उनके पास अगर ऑक्सीजन पहुंचने में देरी होती है, जैसे कि वडोदरा में हुआ था। चलिए ठीक है भूपेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ। इस बीच ममता बनर्जी कुछ कह रही है, उन्हें सुनते हैं। Discuss about the other political things. Now it is not the time. Now let us concentrate for the COVID problem. এগুলো পরে কথা বলবো। ওয়েব পোর্টাল করতে গেলে আমার একদম পুরো ভাড়ার খালি হয়ে যাবে। ওয়েব পোর্টালগুলো ইম্পর্টেন্ট নো ডাউট, কিন্তু আমার ভাড়ার যাতে খালি না দেখতে হবে। তোমার বলো। Bengali tribe. Will India see a Bengali prime minister in the future? Why you are asking this question to me right now? This is not the time to ask this question. Let us fight the battle for COVID. Let us work together to fight the battle for COVID. Minister, Chief Minister, Prime Minister is no matter. Matter is the people. ডাকতেই পারে, ওনাদের অ্যাপয়েন্টেড ডিজি তো যেতেই পারে, সেটা তো উনি তো ওনারাই তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। ডিজি এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার সব তো ওনারাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। এখন যারা আছে তারা তো আমাদের অ্যাপয়েন্টেড কেউ নয়, এটা তো তাদের দায়িত্ব। তুই ডেকে থাকে ভালোই করেছে। वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाया है 18 इयर्स के लिए, क्योंकि वैक्सीन के डोसेस नहीं है राज्य के पास। भाई मैंने बोला कि हमारा जब वैक्सीन मिल जाएगा, हमने 3 करोड़ मांगा, 1 करोड़ हम प्राइवेट सेक्टर को देगा, 2 करोड़ हम देगा। देने से टाइम भी लगता है ना, वक्त भी लगता है। हमारा वार्ड में काम चल रहा है हर रोज, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा वैक्सीन मिल जाए तो हम 5 तारीख से शुरुआत करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन, वी आर वेटिंग। हमने तो देखा एक लॉरी में पूरा वैक्सीन लेके वो हरियाणा में खड़ा हुआ था, उसका ड्राइवर नहीं है। ये क्या हो रहा है?
Why? I don't know why you mix up the question. Nandigram to opposition to I don't know. That is different. That is different. The letter is, it was about vaccine, universal vaccination. I have written a letter first to Prime Minister that give free vaccine to the people, and I am ready to pay. Even you send us the vaccine. দিদি এবারই প্রথম দেখা গেল ৪৬ সালের পর যে বিধানসভায় কংগ্রেস এবং বামেদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকছে না। এই ফলটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এই যে জিরো হয়ে গেল, শূন্য হয়ে গেল, আপনি কি মনে করছেন? না দেখুন, রাজনৈতিকভাবে ওদের সাথে আমার সংঘাত থাকতেই পারে, বাট আমি নিশ্চয়ই কাউকে শূন্য হিসেবে দেখতে চাই না। বিজেপির ওদের একটা অংশ যদি ওরা আসতো ভালোই হতো বিজেপির থেকে, কিন্তু ওরা এত বেশি বিজেপি ফেভারিট করেছে যে নিজেদেরই পুরো বিজেপির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, ফলে নিজেরা সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। এটা তো ওদেরও ভাবতে হবে। কই দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা তো করেনি, ওরা তো লড়াইটা করে। আমার তাদের প্রতি পুরো সমর্থন আছে। এই যে ইলেকশনের সময় তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি যে লাস্ট কোয়েশ্চেন, ইলেকশনের সময় যে ধরনের সম্পর্কটা হয়েছিল, প্লিজ এই সমস্ত কথার কোনো মানে নেই। আমি একটা টুইট করলাম আর সাহায্য করলাম না, এটার কি মানে আছে? প্রাইম মিনিস্টার তো এই প্রথম দেখলাম প্রাইম মিনিস্টার ফোন করলেন না। নো, তাতে ঠিক আছে, উনি মেবি বিজি, সেটা ব্যাপার না, সেটা আমি কোনো সেন্টিমেন্টে নিইনি। আমি আই হ্যাভ সিন টুইট। আমি মনে করি যে যেগুলো ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে ইস্যু আছে বা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্টে বা মানুষের ইন্টারেস্টে, সেগুলোতে আমরা অলওয়েজ কোঅপারেশন করি, বাট এক হাতে কখনো তালি বাজে না, তালিটা ডবল হাতে বাজতে হয়। ये सब आप लोग का क्रेडिट है। आप लोग इतना हमारा खिलाफ में किया ना, इसी के लिए पब्लिक हमारा कुछ में हो गया। What is your advice to the BJP today? আসুক না, আসতে কি বারণ করেছে? আসলে ওয়েলকাম। Didi, what would you like to tell the BJP today, which is in charge of the country, which is seeing a horrific situation and has also suffered a huge electoral blow? No Bengal, no... You see, only I will say one thing very humbly, that what they have spent for the election, at least one portion of money, if they have spent for COVID vaccine, then all the universal vaccine should have finished now. Thank you. আবার ওখানে চলো। तो ममता बनर्जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दरअसल केंद्र पर उन्होंने यह हमला भी बोला और उन्होंने कोरोना की लड़ाई को लेकर के बात कही कि कोरोना से इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है लड़ाई लड़ना और हम केंद्र के साथ हमेशा सहयोग करते हैं। हमने वैक्सीन के लिए कहा, मैंने वैक्सीन के लिए सबसे पहले चिट्ठी लिखी कि वैक्सीन की मुफ्त डोजेज लोगों को मुहैया कराई जाए। बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं देश का ऑक्सीजन लेवल आखिर क्या है और क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। राजस्थान में दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की वजह से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट का संचालन अपने जिम्मे ले लिया है। राज्य सरकार अपने अधिकारियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई कर रही है। देखिए केजे श्रीवत्सन की यह रिपोर्ट। राजस्थान के अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत होती जा रही है। राजस्थान सरकार को इस वक्त हर रोज करीब 465 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और इस वक्त मिल रहे हैं केवल 265 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही। ऐसे में सरकार का यह कहना है कि जब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,80,000 से ज़्यादा हो चुकी है और 12% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके हिसाब से अब केंद्र को ऑक्सीजन का अलॉटमेंट राजस्थान को ज़्यादा करना चाहिए। इस वक्त मैं हूँ जयपुर के एक ऐसे प्लांट में जिसे राजस्थान सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है और यहाँ से अस्पतालों में ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको इस प्लांट में बताता हूँ, 24 घंटे यहाँ पर काम हो रहा है। हर रोज 800 सिलेंडर तक यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, और ये इस तरह से गाड़ी में
चूंकि सरकार के आदेशानुसार ही ये पूरा हो रहा है, कोई भी सिलेंडर इधर से उधर नहीं ले जा सकता। अस्पताल लिख के दे रहे हैं, एक आरएस स्तर के अधिकारी को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है ताकि वो जो सिलेंडर है ऑक्सीजन के उन्हें उनके वितरण में जिनको जितना जरूरी है उतना सिलेंडर देने का काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 घंटे यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम चल रहा है। 800 सिलेंडर बनाए जा रहे हैं, लेकिन 12% मरीजों को, यानी कि करीब एक्टिव मरीज जितने हैं उसके लिहाज से राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान के कई इलाकों में उसका भिवानी का खुद का अपना एक प्लांट है, कई जगह ऑक्सीजन भी बन रहे हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए टैंकरों की सुविधा नहीं है। राजस्थान में 55 टैंकर चाहिए ऑक्सीजन लाने के लिए, लेकिन अभी उसके पास 25 टैंकर भी नहीं है। तो ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे पहुंचे, मरीजों को कैसे मिले? इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन अब लोग हैं आ रहे हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन को ले जा रहे हैं। यही देखना होगा केंद्र सरकार कितना अतिरिक्त ऑक्सीजन भेज पाती है, क्या उसके लिए सिलेंडर की भी व्यवस्था कर पाती है, टैंकरों की व्यवस्था कर पाती है, क्योंकि जब टैंकर ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे लाया जाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। तो ये राजस्थान की स्थिति है, लेकिन कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच जम्मू की ऑक्सीजन गैस एजेंसी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। ये एजेंसी इस समय जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। गैस एजेंसी के मालिक के वे बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर तक मुफ्त में होम डिलीवरी वो कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने। देश के कई शहर इस समय ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन का दावा यह है कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन गैस की कोई भी कमी नहीं है। हम इस समय जम्मू में एक दुकान में मौजूद हैं। यहां पर एक शख्स ऐसा है जिसने ये पहल की है कि अगर कोई भी जरूरतमंद लोग जो है इनकी दुकान में पहुंचेगा तो उन्हें जो है ये ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मुफ्त में मुहैया करवाए जाएंगे। एक अनोखी पहल कहा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के कई शहर इस समय ऑक्सीजन गैस की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और कैसे मारामारी बची हुई है। काफी ज्यादा जो रेट है वो भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। लेकिन जम्मू की यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि इंसानियत जो है वो आज भी जिंदा है। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि जो भी उनकी दुकान में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेने की आएगा वो उन्हें ये ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया करवाएंगे। एक अनोखी पहल कहा जाएगा। आइए सीधे उस शख्स से बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मनु राणा है जी। हमारी कंपनी का नाम राज गैस इंडस्ट्रीज है। आपने क्या सोचा कि आपने फैसला किया कि आप जो है मुफ्त में लोगों को ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मुहैया करवाएंगे? ये कुछ खास तो हमने नहीं सोचा सर। ये तो हमारा ये था कि हम बहुत देर से गैस लाइन में हैं, तो बेसिकली हमें यही था कि यार अब बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई, तो इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग में चला गया था। तो हमने ये सोचा कि यार इसको एक ही तरीका बचाने का कि यहाँ तो इसको फ्री में दे दो या जेन्युइन रेट्स में। तो ये हमने सोचा कि हम इसको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। जो पीपल, जैसे किसी के घर में 4 आदमी क्वारंटाइन है, 5 हैं, और कई फैमिलीज तो ऐसी हैं जो हमारे पौष इलाके में त्रिकुटा नगर में है, वो हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं भैया हमारी तो हालत ये है, ना हम किसी को पैसे दे सकते हैं ना घर से बाहर आ सकते हैं, तो आप हमें कुछ करवाओ। तो हम तो उनके घर में अब सिलेंडर भी खुद पहुंचा रहे हैं, उठवा भी खुद रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, जिसके आगे लेबर है, वो पैसे दे ही नहीं सकते, क्योंकि गैस की कॉस्ट अगर एक आदमी को 3 सिलेंडर एक दिन में लग रहे हैं और 4 आदमी घर में हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना पैसा दे सकते हैं। वो तो 3 दिन में मर जाएंगे। तो हमने सोचा कि यार हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अगर कोई भी नीडी पीपल है जो गैस प्रोवाइड लेना चाहता है और नहीं दे सकता, ठीक है। आप सुन सकते हैं कैसे जो है इंसानियत की मिसाल को कायम किया गया है। जो भी जरूरतमंद लोग यहां पर आ रहे हैं उन्हें मुफ्त में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। इन सब के बीच मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर बीकेसी में वैक्सीन लगाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता दीपक दुबे की ये रिपोर्ट। मुंबई के अलग अलग 5 सेंटर में आज भी 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं जो 45 साल से उम्र के तमाम उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है वैक्सीन ना होने की वजह से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश ढेरे साहब, उनसे हम बात करेंगे। डीन हैं जम्बू वैक्सीन सेंटर के। सर, आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन कब तक आएगी? सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा संख्या में अलग अलग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। बीएमसी ने कल ट्वीट भी किया था, जानकारी दी थी कि वैक्सीनेशन नहीं होगा सीनियर सिटीजन का।
ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, अभी पिछले 2-3 दिनों से प्री रजिस्टर्ड एंड प्री शेड्यूल्ड 200, 500 लोगों को अलाउड है। वॉक इन इंटरव्यू नहीं है और 45 एंड अबव, 60 एंड अबव, FLW इन सबको नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है इसके अभी तक हमको इंस्ट्रक्शन नहीं आए। जैसे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कब तक वैक्सीन आने की संभावना है? कुछ प्रशासन से, ऊपर लेवल के लोगों से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, फिलहाल तो हमें ऑफिशियल कुछ ऐसी मालूमात नहीं है। जो ड्राइव चल रही है 18 साल से 44 साल के लोगों की, किस तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है? कितने डोजेज आज लगने हैं? 500 डोजेस। 500 डोजेज। राजेश जेरे सर जो बता रहे थे कि किस तरह से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर कब 45 साल के उम्र से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। जब वैक्सीन आएगी तो लोगों को मुहैया कराई जाएगी। वहीं 500 जो डोज है वो अलग अलग सेंटर में कुल 5 जगहों पर 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों को दी जा रही है। कैमरामैन दिलीप वाले के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।